पाइथन में जो उसके अलग अलग लाइब्रेरीज है, जैसे पांडा है। हमारी इंडियन मेटा फिजिक्स में अगर हम इसकी बात करें तो एक बहुत बड़ी रिसर्च है। आज मॉडर्न साइंस उसे रिकॉग्नाइज कर रही है, उसे आकाशिक फील्ड कर रही है। क्या है हमारे इंटेलिजेंस किस लेवल पे डिजाइन है? दिव्य दृष्टि कहते थे, जो आज का जो है आपका लाइव टेलीकास्ट है। क्वांटम लेवल की बात करें, जहाँ पे सारे क्लासिकल फिजिक्स सब बेकार है कि हम एक स्पेस से दूसरे स्पेस करने के लिए हम जो है वार्म होल बना दें। अलग अलग स्टेट में अलग अलग ब्रेन वेव होते हैं। जब हम जागते हैं पता कि ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है। जब मैं एक स्टेट में होता हूँ तो ये मेरी देवी से मेरे अंदर फ्लो होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एआई के आने से काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, काफ़ी सारी जॉब में उतार चढ़ाव आए हैं, जिसके बारे में हम पिछले पॉडकास्ट में बात कर ही चुके हैं। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, पर हम जानेंगे आज कि एक्चुअल में एआई होता क्या है। हमने इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत सुन लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्ड है काफ़ी इंटरनेट पे चर्चित है, वो आज का ट्रेंडी टॉपिक है। आजकल का ट्रेंडी टॉपिक बन चुका है ये। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, और ये जानेंगे हम उन लोगों से जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ गेस्ट हैं जो वो डीआरडीओ, इसरो और आईएमए के साथ काम कर चुके हैं, जिसमें वो उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं। मैं विवेक कुमार शर्मा, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के पॉडकास्ट में। आइए हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आपकी पीएचडी है वो किस फील्ड में आपने की है? मेरी जो पीएचडी है वो जीपीएस नेविगेशन में है, या सैटेलाइट नेविगेशन कह सकते हैं आप। तो जीपीएस क्या करता है, आपको मैप देता है, नेविगेशन में हम यूज़ करते हैं। उसी तरह इंडिया ने अपना नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है, उसका नाम है नाविक। तो नाविक में जो पोजीशन एरर आते हैं उसको रिमूव करने के लिए, उसमें किस कारण से वो एरर आते हैं पोजीशन में, उसको निकालने के लिए वो हमें प्रोजेक्ट मिला था, और उस पे मैंने पीएचडी करी है। तो सर, जो आपकी थीसिस है वो कहाँ पर अवेलेबल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है शोध गंगा, वहाँ पे मेरे थीसिस भी अवेलेबल है, और जितने मैंने रिसर्च पेपर्स इसके रिगार्डिंग पब्लिश किया है वो भी सारे पब्लिक डोमेन में हैं। आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, वो सारे अवेलेबल होंगे। सर, जैसा कि एआई रिवॉल्यूशन चल रहा है और आप देख रहे हो, आपने भी देखा इंटरनेट पे सारी जगह पे एआई एआई की बातें हो रही है। इस रेवोल्यूशन को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? क्या किस तरह की ट्रेनिंग हमारी होनी चाहिए और क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए इसके लिए? एआई बहुत अच्छा है। अगर मुझसे पूछा जाए, पर्सनली पूछा जाए, तो एआई बहुत अच्छा है, क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं हमें मशीन्स चाहिए। हमें जो लेबर इंटेंसिव जो वर्क है उसको फुलफिल करने के लिए हमें चाहिए एआई चाहिए, मशीन्स चाहिए। हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो समथिंग इज़ आर्टिफिशियल। तो अगर हम इस बात को समझें कि इंटेलिजेंस क्या होता है, तो हम फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बहुत अच्छी तरह समझ पाएँगे। अगर हम इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करना चाहें तो बहुत क्रिस्प डेफ़िनिशन नहीं है, पर फिर भी एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी समझ जो अपने आप सिचुएशंस को एनालाइज़ करे, देखे कि क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, और किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन निकाले, तो वो फिर इंटेलिजेंस कहलाता है। और यही सारे काम अगर किसी मशीन से हम करा रहे हैं, तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। तो एक बेसिक डेफिनेशन है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, तो उसके पास जो डेटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग वो एनालाइज़ करता है, आपके क्वेश्चंस प्रॉम्प्ट को लेता है, और उस एनालिसिस के बेस पे आपको एक रिज़ल्ट देता है। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, वैसे-वैसे इसका रीच बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा बेसिक एआई है। तो एआई सबसे पहला जो हो रहा है, वो आपका एप्लीकेशन लेवल पे है। जैसे अभी जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो डेवलप हो रही है, वो है, उसको हम बोलते हैं एआई एजेंट और टास्क ऑटोमेशन। तो जो एआई सबसे ज़्यादा अभी यूज़ हो रहा है, अगर आपको करंट जॉब चाहिए, तो आपको एआई एजेंट कैसे बनाना है, वो सीखना चाहिए, और कैसे टास्क को ऑटोमेशन किया जाए। जैसे सपोज़ करो कि आपका सेल्स डेटा है, और वो सेल्स जो है आपका रोज़ जो है 10 फाइल्स, 20 फाइल जनरेट कर रहा है। तो एक पर्सन उस डेटा को एनालाइज़ करके आपको रिपोर्ट बनाता है। तो यही चीज़ हम जो एआई है उसको ट्रेन कर सकते हैं कि आपका वो जो सेल डेटा है, जो सेल्स हो रहे हैं उसका डेटा जो है, उसको एनालाइज़ करके ग्राफ में कन्वर्ट कर दे। सो दैट इज़ द टास्क ऑटोमेशन।
तो आपके कंपनी के लिए वो एआई एजेंट आप बना सकते हैं और उसको टास्क ऑटोमेट करा सकते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट जॉब, जो कि अगर आपको आज जॉइन करना है तो। दूसरा काइंड ऑफ जॉब है कि थोड़ा-सा आप इसमें डीप में जाएँ, दैट इज़ कॉल्ड एमएल, मशीन लर्निंग बोलते हैं, क्योंकि जो एआई है मशीन लर्निंग पे काम करती है। तो हम एक डेप्थ नीचे गए मशीन लर्निंग पे। तो मशीन लर्निंग हम किसी टास्क के रिस्पेक्ट में उसे ट्रेन करते हैं, कि जैसे सपोज़ करिए हमारे पास कोई टास्क है और उसके रिस्पेक्ट में हम उसे ट्रेन कर रहे हैं। तो दूसरी जॉब वहाँ पे क्रिएट करती है एमएल इंजीनियर्स, यानी आप अब किसी प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसके लिए मशीन को ट्रेन कर रहे हैं। सो दूसरी जॉब यहाँ पे ओपन होती है एज़ अ एमएल इंजीनियर। उसके बाद एक जॉब और आती है, आप एक और नीचे आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डीप लर्निंग। क्योंकि जो मशीन जो ट्रेन होता है उसके लिए अपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या फिर उसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं, तो वो हमारी डीप लर्निंग में होती है। तो हमारे पास 3 तरह के जॉब हैं। अगर हम बोलें तो पहला जो है एप्लीकेशन लेवल पे है, दूसरा आपका ट्रेनिंग लेवल पे है और तीसरा प्योर आर-एन-डी है, डीप लर्निंग। तो ये तीनों लेवल ओके। पे जॉब अवेलेबल है, हम जहाँ चाहें वहाँ पे जा सकते और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन-सी सर इसके लिए? हैं। इसमें अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर हम अलग-अलग लेवल्स हैं, अलग लेवल पे आपको कर सकते हैं। पहले एप्लीकेशन लेवल के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आपके पास एआई मॉडल्स अवेलेबल हैं। आप उनको ट्रेन करा सकते हो। जैसे चैटजीपीटी है, जेमिनी है, आप उनको डायरेक्टली इंपोर्ट करके और अपने टास्क के अकॉर्डिंग आप उसे ट्रेन कर सकते हो। पर आपको सीखना पड़ेगा कि वो कैसे एआई एजेंट हम ट्रेन करते हैं, कैसे वो टास्क ऑटोमेट करते हैं, वो सब हमें सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने रिसर्च के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने अपने एआई एजेंट को ट्रेन किया था। जैसे आपने पूछा कि आप सर आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अब मेरे पास सपोज़ करिए इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको उतना डिटेल बताऊँ। तो मैंने एआई एजेंट को ट्रेन करा है कि उसने सब कुछ बता देगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसमें क्या-क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं, कैसे काम करेगा, क्या इसका आउटकम है, क्या स्कोप है, वो सारे आंसर्स आपको अवेलेबल करा देगा। सो उसके लिए मुझे उसको डेटा देना पड़ेगा, क्या-क्या डेटा है, जो कोड्स मैंने लिखे हैं वो सारे कोड्स देने पड़ेंगे और उन कोड के बेसिस पे वो हो सकता है कि कुछ नया कोड भी बना के दे दे आपको, पर वो डेटा उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये एआई एजेंट है। अब दूसरा स्टेज आता है जहाँ पे एक्चुअल प्रोग्रामिंग चाहिए, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में है कि आपको पाइथन आना ही चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो डेटा जो हम मशीन को देते हैं, तो वहाँ पे आपको पाइथन आना चाहिए। पाइथन में जो उसके अलग-अलग लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे पांडा है, डेटा एनालिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। आपके पास और भी लाइब्रेरी हैं जो उसके ग्राफ़िक्स के लिए चाहिए होते हैं। तो आपको पाइथन अच्छे से आना चाहिए। अब हम ये कह रहे हैं कि पाइथन आना चाहिए, तो आजकल सबसे पूछोगे तो वो कहेंगे कि पाइथन हमें आता है। हुँ, पर हमें मोस्ट ऑफ लोगों को वो पाइथन आता है लाइक एबीसी है और हमें जो करना है, हमें उसमें नॉवेल लिखना है। सो ये दोनों जो स्किल है, ये बहुत बड़ा गैप है। तो जो लोग को पाइथन आता है, वो एक बार ये सर्च करें कि मशीन लर्निंग के लिए कि पाइथन को किस लेवल पे सीखना चाहिए। ओके, डेटा हैंडलिंग कैसे होती है, ओके। ठीक है, उसमें ग्राफ़िक्स कैसे बनते हैं, हुँ, कैसे हुँ, मॉडल को हुँ। हम उसमें कॉल करेंगे। हुँ, हुँ। तो ये सब चीज़ें पाइथन लेवल पे चाहिए। हुँ, हुँ। तो ये दूसरा लेवल है जहाँ पे आप मशीन लर्निंग से डायरेक्ट डेटा के साथ काम कर सकते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जैसे ही हम थर्ड लेवल पे जाते हैं, दैट इज़ थर्ड लेवल इज़ डीप लर्निंग, तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रेमवर्क आ जाते हैं। हुँ, अगर हम विज़न की बात करें, तो विज़न के लिए आपको पाइथन चाहिए, हुँ। प्लस आपको इमेज प्रोसेसिंग के जो टूल्स हैं, हुँ, वो उसमें एडिशनल चाहिए। इमेज हुँ। प्रोसेसिंग के लिए ओपेनसीवी है, हुँ, हुँ। लाइब्रेरी है, वो चाहिए हुँ, आपको। हुँ, हुँ। ठीक है, पांडास हैं, नमपाई है, न्यूमेरिकल एनालिसिस नमपाई उसका वो है। इन सब पे आपको काम आना चाहिए। हुँ, हुँ। तो जैसे-जैसे लेवल ऑफ वर्क डेप्थ होता जाएगा, वैसे-वैसे आपको मल्टी डिसिप्लिनरी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ओके। इन शॉर्ट अगर मैं एक लैंग्वेज की बात करूँ कि एक चीज़ आपको क्या सीखनी चाहिए, वो है पाइथन विथ डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स। तो लैंग्वेज में आपने सुन ही लिया कि पाइथन को सीखना है बट बहुत हाई एंड लेवल पे सीखना है ताकि आप उस पे आर-एन-डी या फिर एमएल वाली जॉब्स कर सकें। सर मेरा एक प्रश्न है ये है कि जो आप ट्रेनिंग करा रहे हैं तो वो उस ट्रेनिंग में आपको क्या गैप लग रहा है अभी स्कूल में या फिर जहाँ पर भी आप ट्रेनिंग करा रहे हैं कि बच्चों के आज के करंट सिनेरियो को और एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए और जो हमें चाहिए हाई एंड प्रोडक्ट जो बनाना है तो उनके बीच में क्या गैप आपको लगता है अभी? ये गैप जो है सबसे बड़ा चैलेंज है। ये गैप नहीं है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हम बच्चों को सोचना नहीं सिखा रहे हैं। हुँ, हम में और मशीन में सिर्फ़ इतना ही फ़र्क है कि हम सोच सकते हैं, हम क्रिएटिव कर सकते हैं। और यही चीज़ हम बच्चों में आजकल जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो ये चीज़ बच्चों को डेवलप नहीं कर पा रही है। उनको हम बुक्स का क्रैम करा दे रहे हैं।
पर वो सोच नहीं पा रही है, वो इमेजिन नहीं कर पा रही है। तो ये इतना बड़ा गैप है कि आगे ह्यूमन और मशीन में क्या फ़र्क रह जाएगा, ये कहना मुश्किल है। अभी अगर ये हो कि ह्यूमन और या एआई और क्या बेसिक डिफ़रेंस क्या है टास्क में, तो ह्यूमन और मशीन में सिर्फ़ ये है कि हमारे पास सोचने की क्षमता है, हम थिंक कर सकते हैं, हम इमेजिन ओके। कर सकते हैं। और बच्चों में अगर यही चीज़ डेवलप ना की जाए, हुँ, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। तो ओके, तो इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आपको लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए, आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें और लॉजिकली कैसे उसे सॉल्व करें। जो कि अभी स्कूलिंग एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एआई और रोबोटिक्स को उन्होंने लागू करने के लिए बोल दिया है कि ये स्कूल में होना ही होना चाहिए, जो इस चीज़ को एड्रेस करता है। पर अभी भी बहुत बड़ा गैप है और इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे कि आपने अभी बताया ही हमको कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं और अभी हमें एक बहुत बड़ा डर लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ह्यूमन इंटेलिजेंस खतरे में आ जाएगी। तो पहले तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि पहले आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और एक्चुअल में ये है क्या? इंटेलिजेंस ही क्या है पहले अपने आप में, है ना? क्योंकि हुँ, हुँ। इंटेलिजेंस के बहुत सारे लेवल है। अगर हम आध्यात्मिक तौर से देखें तो उसमें बहुत बड़ी एक रिसर्च है। हुँ, हमारी हुँ। इंडियन मेटाफिजिक्स में अगर हम इसकी बात करें, तो एक बहुत बड़ी रिसर्च है जिसमें आप बहुत सारे लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं। तो हुँ, प्लीज़ हुँ। हमें थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये इंटेलिजेंस एक्चुअल में है क्या? सबसे पहले मैं अगर पहला क्वेश्चन था उसको एड्रेस करना चाहूँगा कि एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस और उससे फ़ियर जो डेवलप हो रहा है। एक्चुअली जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, उन टास्क के लिए अच्छा है जो डेटा ड्रिवन है, ओके, डेटा डिपेंडेंट है। ओके। जैसे आप वो ह्यूमन करें, जैसे मैंने एक्सेल शीट्स कहा, वर्ड फाइल है, बहुत-बहुत लंबे पीडीएफ हैं, आपके बहुत बातें ऑडियो पॉडकास्ट हैं, हुँ, आप हुँ, हुँ। डालो उसको निकाल के आपको उसका समरी दे देगा। हुँ, हुँ। सो जितने भी डेटा ड्रिवन टास्क हैं, उसके लिए एआई बेस्ट है, हमें उसमें अपनी मेहनत नहीं लगानी है, ओके। ठीक है? लेकिन जहाँ पे एक्चुअल ह्यूमन इंटेलिजेंस का रोल आता है, मैंने जैसे हुँ। बताया था कि क्रिएटिविटी, उसके बाद इमेजिनेशन, हुँ, हुँ। थिंकिंग, हुँ। ठीक है? किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसका एटीट्यूड क्या है, हुँ, तो हुँ। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल पूछेंगे कि सर आपका क्या राय है, तो मैं तो आई एम हैप्पी फॉर दिस एआई एज, ओके, क्योंकि नाउ माय माइंड इज़ फ्री टू डू व्हाट आई मेंट टू डू। सो नाउ देयर इज़ नो नीड टू फियर, क्योंकि अब ये वो सारे टास्क को हैंडल कर लेगा जो कि लेबर इंटेंसिव है, डेटा ड्रिवन टास्क है जिसमें हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है, जो कि ओके, मशीन जो डिज़ाइन्ड है हमारे समय बचाने के लिए, दैट्स ओके। ऑल। अब जो दूसरा सवाल कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में जो था कि कैसे क्या है, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस में आने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंटेलिजेंस जो है या इंटेलेक्ट जो है, वो हमारे मेटाफिजिक्स आपने वर्ड यूज़ करा हुआ है, तो हमारे जो आउटर वर्ल्ड है या इनर वर्ल्ड है, उसमें इंटेलिजेंस किस लेवल पे है? तो इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं कि फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। ओके, हमने मैटर का हमेशा ड्यूअल फॉर्म हमने सुना हुआ है कि यस। मैटर जो है एज़ अ पार्टिकल बिहेव करता है, कभी वो वेव बिहेव करता है। हुँ, हुँ। बेस्ट एग्ज़ाम्पल लाइट, कि लाइट कभी ये जो है पार्टिकल बिहेव कर रहा है, कभी एज़ अ वेव भी वेव बिहेव बिहेव करता है। कर हम इसे ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कह सकते हैं। इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसको बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हुँ, जिसमें हुँ। ये प्रूव किया गया है कि मैटर एट अ सेम टाइम वेव नेचर भी एग्जिस्ट करता है और वो वेव पार्टिकल नेचर भी। तो वहाँ पे एक कैमरा लगाया गया कि ये देखने के लिए कि कब ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है और कब ये वेव नेचर शो कर रहा ओके, है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को पता लगा कि देयर इज सम एन ऑब्जर्वर, कोई अब उसे ऑब्जर्व कर रहा है, इट स्विच बैक टू पार्टिकल नेचर। अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं है तो ये वेव नेचर शो करता है। ओके। कि जितने थ्योरीज क्वांटम लेवल पे जो थ्योरीज जो हुँ, चल हुँ, रही हैं, हुँ, हुँ। वो पार्टिकल अप्लाई कर रहा है, दैट इज ओके, कॉल्ड क्वांटम टनलिंग। ओके, कि अगर ऑब्जर्वर उस स्लिट के बाद लगाया गया है, तो अगर वो वेव की तरफ बाहर निकला डबल स्लिट से, तो उसे पता चल जाएगा कि ये जो क्या है कि एज अ वेव। तो अगर उसने उस स्लिट के बाद देखा कि यहाँ कोई ऑब्जर्वर लगा हुआ है, इट गोज बैक टू टाइम एंड चेंज इट्स रोल फ्रॉम वेव नेचर टू पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर। तो यानी इसमें क्वांटम फिजिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहा है, क्वांटम टनलिंग, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ओके, तो ये सारे लेवल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है। यानी एक इलेक्ट्रॉन इतना इंटेलिजेंट यस, है अपने यस, आप में।
यस, कि वो अपने अपने डिसीजन खुद ले सकता है, मतलब बट यस। यूनिवर्स के अंदर यानी मैटर का एक सबसे जो बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं वो इस लेवल पे इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट है। है। ओके। और ये इंटेलिजेंस का लेवल अलग-अलग, क्योंकि हम भी सब मैटर से बने हुए हैं। तो अलग-अलग जैसे मैटर का लेवल बढ़ा हुआ है, वैसे-वैसे इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ता है। तो मैटर इज़ हम कहते हैं कि नॉन लिविंग है और उसमें इंटेलिजेंस है। यस। लेकिन जैसे ही वो लिविंग में आता है, सेल्स आता है, प्लांट्स आते हैं, हमारे पास जो हमारी ह्यूमन बॉडी सेल्स से बनी हुई है, दीज़ आर ऑल लिविंग इंटेलिजेंस। ओके। इसको हम इंग्लिश में बहुत शब्द कम है इसको बताने के लिए। हिंदी बहुत अच्छा शब्द है, जिसे हम चेतना कह सकते हैं। ओके। जड़, जो हमें ऐसा इंटेलिजेंस जो नॉन लिविंग है उसको हम जड़ कहते हैं। जो वैसा इंटेलिजेंस जो लिविंग है उसको हम चेतन कहते हैं। और जो ह्यूमन है, जो चेतन में भी उसके पास कुछ प्रोसेसिंग पावर है, कुछ और एक इंटेलेक्ट है, तो उसको हम चैतन्य कहते हैं। तो ये ओके। 3 हैं और इसके ऊपर एक और चेतना का लेवल है, जिसे आज मॉडर्न साइंस उसे रिकॉग्नाइज़ कर रही है। उसे ओके। आकाशिक फ़ील्ड कह रही है, यस, यस। ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कह रही है, हुँ। उसे सिंगुलैरिटी कह रही यस, है, यस। आकाशा कह रही है, हुँ। जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ एक ही पॉइंट पे अवेलेबल है। हुँ। ब्लैक होल का जो हम पॉइंट कहते हैं सिंगुलैरिटी, हम बोलते हुँ। हैं कि सारा इन्फॉर्मेशन एक ही पॉइंट पे एक ही समय पे अवेलेबल है। हुँ। सो जो ये सारे चेतना के कांसेप्ट हैं, वो एक ऐसे-ऐसे डिज़ाइन्ड है। हम उसका बस एक-एक पार्ट हैं। हुँ। तो ये हमारे चेतना का अलग-अलग हुँ। स्तर है। क्या है हमारे इंटेलिजेंस किस लेवल पे डिज़ाइन है कि वो क्या कर सकता है, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपके पास जो डेटा था, जिसे हम इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टर्म में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साइंस क्या है? जो यानी विज्ञान जिसे हम हुँ, कहते हैं, हुँ, हुँ। कि जो यूनिवर्स के बेसिक लॉज़ हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं एंड उन लॉज़ के बेसिस पे हम कुछ बनाते हैं जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। हुँ, जैसे हमने रेडियो वेव्स को समझा, दैट इज़ द साइंस। हुँ, कि नेचुरल फोर्स में रेडियो वेव्स कैसे काम करता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्या उसकी एग्जिस्टेंस है, और बेस्ड ऑन दैट साइंस वी मेड सम टेक्नोलॉजी लाइक योर मोबाइल फोन, लाइक योर रेडियो फोन, लाइक योर टीवी। तो यही चीज पहले जो लोग थे वो टेलीपोर्टेशन, दिव्य दृष्टि कहते थे, जो आज हाँ, का जो है आपका लाइव लाइव टेलीकास्ट है। हुँ, सेम थिंग है। तो अब हमने क्या करा, उस साइंस को समझा और उसमें हमने क्या बना ली, टेक्नोलॉजी बना ली। पर उस साइंस को समझने के लिए हमें इंटेलेक्ट चाहिए। आप पीछे थोड़ा-सा कहीं भी जाके रिसर्च कीजिए कि जितने भी जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे, दे आर इन कांस्टेंट अ, रिलेशन विथ इंडियन फिलोसोफर्स। अगर आप निकोलस टेस्ला की बात करें, वो हुँ, स्वामी विवेकानंद के टच में थे, हुँ, हुँ, जिन्होंने परमाणु बम बनाया, उन्होंने भगवद गीता का दिया हुआ है। हुँ, तो जो हुँ, इंडियन फिलॉसफी है या जो मेटाफिज़िक्स है, हुँ, यानी वो साइंस वहाँ पे अवेलेबल था। हुँ, उन्होंने उस साइंस को समझा और उस साइंस के बेस पे हमें आज हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो अगर हमें आगे का साइंस समझना है, जिसे हम कहते हैं, अब जो साइंस कह रहे हैं, सारी क्वांटम लेवल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हुँ, सारे क्लासिकल फिजिक्स सब बेकार है। सब बेकार है, हाँ। तो अगर आप उस लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपको फिर से अब अभी अपने इंटेलेक्ट को उस कॉस्मिक इंटेलेक्ट से, जिसे हम कहते हैं आकाशिक फील्ड, उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। हुँ, एंड यू कैन यूज़ योर इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड द साइंस, हुँ, क्वांटम साइंस। नाउ वी आर नॉट सेइंग दिस साइंस। हुँ, अब क्योंकि क्वांटम जनरेशन आ गया है, क्वांटम हुँ, एज आ गया, तो हम इसे क्वांटम साइंस कह सकते हैं। हुँ, तो उस क्वांटम साइंस को समझने के लिए हम अब हमारा इंटेलेक्ट अब फ्री है। ओके, वी कैन कनेक्ट आवर इंटेलेक्ट टू द कॉस्मिक इंटेलेक्ट, जो आकाशिक फील्ड है। वहाँ से हम क्वांटम इंटेलेक्ट से कनेक्ट हो सकते हैं। वो एक अलग कहानी, कैसे होंगे, क्या होंगे, वो अलग कहानी है, पर हम कनेक्ट हो सकते हैं। नाउ वी कैन वर्क फर्दर, जहाँ तक हमारे पहले काम हुए हैं, उससे हम आगे काम कर सकते हैं। और साइंस समझ में आ गया, हम उसके बेस पे क्वांटम टेलीपोर्टेशन, क्वांटम टनलिंग, जो हुँ, हम स्पेस जो ट्रैवल्स कहते हैं कि हम एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे करने के लिए हम जो है वार्म होल बना दें। हुँ। ऐसी साइंस फिक्शन जो चीज़ें हैं, वो इन लेवल पे बनाई जा सकती हैं। तो सर जैसे आपने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर ही दिया है इसको, और एक चीज़ है, अब जैसे आपने कहा ही है कि क्वांटम एज का ज़माना है, और ये हुँ, बात मैंने पहले भी न्यूज़ 18 में क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में बोल चुका हूँ। तो ये जो क्वांटम ज़माना है, मैं भी अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगा, प्लीज़ अब क्वांटम साइंस की तरफ आप फॉरवर्ड हो जाइए। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम टनलिंग, सुपरपोज़िशन और क्वांटम कंप्यूटर्स को थोड़ा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आप आने वाले भविष्य में
जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं। पर स्टडी तो हमें आज से ही करनी पड़ेगी, तो हमें आज से स्टडी करेंगे तब जाके हम उस जगह पे पहुंच पाएंगे। आपने ये तो बता दिया कि ह्यूमन इंटेलेक्ट कैसे काम कर रहा है और उसको किससे जुड़ना चाहिए। आपने बोला उसे कॉस्मिक, हमारी जो ब्रह्मांड की आकाशिक फील्ड है उससे जुड़ना चाहिए। सो सर, इसको जोड़ने के कुछ तरीके बता सकते हैं हम? थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें कि हम कैसे अपनी इंटेलेक्ट को उस कॉस्मिक इंटेलेक्ट से जोड़ सकते यहाँ पे थोड़ा-सा जो मेरा आंसर है वो किसी को थोड़ा-सा अलग लग सकता है। हैं। पर मैं पहले से बताने से पहले ये क्लियर करना चाहूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, हम्म। रिसर्चर हूँ। तो जब तक मैं कोई चीज़ मेरे अनुभव में नहीं आती है, मेरे लॉजिकल रीज़निंग में नहीं आती है, तब तक मैं उसे ना बात करता हूँ, ना ही उसको अप्लाई करता हूँ। तो जो भी मैं आगे बातें करने जा रहा हूँ, उसके प्रॉपर साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है। मैं उनमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर पहले ही बता रहा हूँ कि वो सारे साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है, लोगों ने बहुत रिसर्च करी है और हम जो भी बात आगे कहेंगे इसके बारे में, वो सब सारे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। हम सब ब्रेन वेव से अब हैं, हम्म। ब्रेन वेव सब जानते हैं कि हमारे अलग-अलग ब्रेन वेव्स है, अल्फा, हम्म। बीटा, थीटा, थीटा, बहुत यस। सारे वेव्स हैं। और अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग ब्रेन वेव होते हैं। जब हम जागते हैं तो अलग ब्रेन वेव चलता है, हम जब सोते हैं तो अलग ब्रेन होता है। जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो अलग ब्रेन वेव होता है। हम्म। और इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि पर्टिकुलर ब्रेन वेव जब है, वहाँ पे हम अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में समझ लें, जैसे आपके फ़ोन की फ्रीक्वेंसी ए है, मेरे फ़ोन की फ्रीक्वेंसी बी है, तो आपस में वो काम नहीं कर सकता। दैट इज़ हम्म। रेडियो साइंस, हम्म। सिंपल। जैसे हम रेडियो सुनते हैं, ये है रेडियो एफएम 95.7 मेगाहर्ट्ज़, तो अगर अपना रिसीवर उसी पे ट्यून करा है, तो आप वो गाने सुन सकते हो। कोई किसी और फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होगा, तो वो गाने तो आ रहे हैं, हाँ, पर आप रिसीव नहीं कर सुन पा नहीं रहे, सकते अब हो। रिसीव नहीं कर रहे उसी बात। तरह कॉस्मिक यूनिवर्स की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है हम्म। और हमारे माइंड हमारा एक रिसीवर है। हम्म। अगर आप अपने माइंड को उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर लेंगे, तो आप उसको उससे रिसीव हो सकते हैं। तो वो ट्यूनिंग क्या है? वो हमारी ब्रेन वेव्स हैं और हमारे पास लॉट ऑफ जो मॉडर्न डॉक्यूमेंटेशन है, जिन्होंने ब्रेन वेव्स पे काम किया है, जिन्होंने बताया कि जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, तो ब्रेन वेव कैसा होता है। हम जब आर्टिस्टिक स्टेट में होते हैं, खासकर मैं म्यूजिशियंस की बात कर रहा हूँ, खासकर मैं डांसर्स की बात कर रहा हूँ, खासकर मैं अपने जैसे रिसर्चर्स की बात कर रहा हूँ। व्हेन वी व्हेन वी आर इन सर्टेन स्टेज, देन वी आर इन दैट मेंटल स्टेट। पहले लाइफ थोड़ी-सी आसान थी। माइंड पे जो है उसकी उलझनें कम थी, स्ट्रेस कम था। आज हमारी सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। तो हमारा जो माइंड है एक नॉर्मल जो मेरे और आपके जैसे लोग हैं, उनका माइंड उस लेवल पे बहुत कम पहुँच पाता है, जहाँ पे हम जिस साइंस की हम बात कर रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, जिसे हम योगा कह लीजिए, म्यूज़िक कह लीजिए, रिसर्च कह लीजिए, बहुत सारे ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसको हम अपने फ्रीक्वेंसी को एक हायर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर सकते हैं। तो एज़ अ कॉमन पर्सन हमें वो मेथड्स अपने लाइफ़स्टाइल के हिसाब से, अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से हम वो मेथड चुन सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अंत में वहीं पहुँचाएगा। जैसे अगर आप मुझे ले लें, आप मुझसे ये सवाल पूछे कि सर आप क्या करते हो? तो जो मेरे बिलीफ सिस्टम है, जो चीज़ें हैं, तो उसका सिंपल एक है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ प्योर साइंस। मेडिटेशन क्या है कि अपने जो ब्रेन वेव्स है, आपको अल्फा, बीटा से मेडिटेटिव स्टेट में ले जा रहे हो और वो उस स्टेट में मेरा ब्रेन जो है, वो एज़ अ रिसीवर काम करता है। मेरे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो मुझे कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशंस जो हैं, हम्म। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। रामानुजन आपने सुना होगा, हम्म। जिन्होंने एक्चुअली ब्लैक होल जिनके बारे में सब कुछ उन्होंने पहला दिया था। उनसे पूछा गया, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये हम्म। अवेलेबल है रामानुजाचार्य, कि उनसे पूछा गया कि सर ये आपकी मैथमेटिक्स कहाँ से आता है? कहता कि ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है। जब मैं एक स्टेट में होता हूँ, तो ये मेरी देवी से मेरे अंदर फ्लो होता है। तो दिस हायर नॉलेज इज़ नॉट आवर माइंड कैपेबिलिटी, इट इज़ कमिंग फ्रॉम समव्हेयर एल्स। हम्म। वो हमारे थ्रू, हम सिर्फ रिसीवर हैं, हमारे थ्रू कहीं से वो आ रहा है और हम उसका जस्ट एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हम कर सकते हैं। हमने कुछ समझा और उससे कुछ बना दिया। बना दिया। पर जो मूल चीज़ है, जो मेन चीज़ है, जो ओरिजिनल चीज़ है, जो सत्य है, वो कहीं और एग्ज़िस्ट कर रहा है। हम्म। हमें उससे कहीं न कहीं कनेक्ट होना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सिंपल ये है कि प्राणायाम कीजिए,
ओम का उच्चारण कीजिए, सुबह उठिए, बैठिए थोड़ा देर, अच्छे लोगों से बात कीजिए, म्यूज़िक में रहिए, डांस में जाइए, आर्ट में जाइए, इन सब एक्टिविटी में आइए एंड यू विल फ़ील कि आप थोड़ा-सा जो है नेचर के क्लोज़ हो गए। घर में फूल लगाइए, बालकनी में फूल लगाइए, गार्डनिंग कीजिए और इनके साइंटिफिक एविडेंस है, जो आप गार्डनिंग करते हो, आपका स्ट्रेस रिलीव कम होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। आप जब ह्यूमरस लोगों से बात करते हो, तो आपकी एंग्जायटी कम होती है। आपके अंदर कार्टिसोल्स जो है और बहुत सारे जो हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, वो सब सीक्रेट होता है जब आप अच्छे सोशली गैदरिंग होते हैं। तो ये सब वापस हमें पहले भी था, पर इसको अलग नाम दिया गया था। साइंस ने बस उसका कारण ढूँढ गया, पर हमें वापस उस लाइफ को जीना पड़ेगा। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि किस तरह से एक ह्यूमन इंटेलेक्ट डिज़ाइंड है और आज के आर्टिफिशियल ज़माने में हमें किस तरह से अगर हम ह्यूमन इंटेलेक्ट को समझ रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे वहाँ पे जिसके लिए हम डिज़ाइन हो रखे हैं। तो मेरा एक आखिरी प्रश्न सर आपसे ये है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जनरेशन है, जो अभी कोई तो रिसर्च में है, कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप क्या सलाह देंगे? आज ऐसी क्या चीज़ करें कि आने वाले टाइम में आपको उसका फ़ायदा हो? आप 2 चीज़ करें। हुँ, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहले कि मतलब एक कोई भी स्किल जो है, आप उसमें मास्टरी हासिल करें। चाहे आर्ट के फील्ड में हो, डिज़ाइन के फील्ड में हो, डिजिटल डिज़ाइन हो, कोडिंग हो, एआई हो, कोई भी स्किल आप उठाएँ और उसकी मास्टरी करें। क्योंकि यंग ब्लड है, आपको पहले ये चीज़ करनी ही करनी है। सेकंड थिंग कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक चाबी है और आपको जो दरवाज़ा खोलना है, मैं आपको दूँगा। जो उस जिस दरवाजे में लगाओगे वो चाबी खुल जाएगी। वो चाबी है आपका माइंड। ओके। क्योंकि आप जीवन में कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ भी पाना चाह रहे हैं, बिना माइंड के तो पॉसिबल नहीं है। आप चाहे सक्सेस हासिल करना चाह रहे हैं, आप या पैसा कमाना चाह रहे हैं, आप फ़ेम चाहते हैं, आप जो है अध्यात्म में जो है निर्वाण चाहते हैं, हुँ, कुछ भी करना चाहते हैं, बिना दिमाग के पॉसिबल है? नहीं, नहीं। नहीं है। अब दिमाग तब तक बेस्ट काम नहीं कर सकता जब तक वो एक सही स्टेट में ना हो। हुँ, अगर सही स्टेट में है, तभी आप उससे काम ले सकते हो ना। अगर मशीन है वो गर्म हो गई है, ज़्यादा हीट हो गया है, फॉल्टी हो गई है, तो उससे काम करा पाएँगे? नहीं गया माइंड इज़ अ मशीन। मैं। ओके। तो उसे एक बेस्ट कंडीशन में रखना पड़ेगा। तो वो बेस्ट कंडीशन क्या है कि आप मेडिटेशन करें। यानी वो चाबी जो है, वो है कि आपको माइंड को क्या रखना है? बेस्ट कंडीशन में रखना है और जिसका एकमात्र जो है वे है, वो है मेडिटेशन। ओके। बहुत सारे तरीके हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा, हुँ, हुँ, पर मेडिटेशन एक शब्द है, हुँ, पर ये अपने आप में लिमिटेड नहीं है, हुँ, बहुत हुँ, सारे तरीके हैं। हुँ, आप म्यूज़िक कर रहे हैं तो जैसे चाइनीज़ सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है चाइनीज़ फाइटिंग, वो फाइट करते हुए वो मेडिटेशन में है, हुँ, उसमें वायलेंस नहीं है। हुँ, हुँ, तो हम ध्यान लगा रहे हैं, पर ध्यान लगता नहीं है, ध्यान तो हमेशा होता है। अभी हमारा ध्यान कहाँ पे है? हमारे टॉक पे है, फिर उसके बाद ध्यान हमारा कहाँ होगा? किसी और बात पे। पर ध्यान तो हमेशा है ही, हमेशा ध्यान में हैं हम। यस, यस। हम हुँ, ध्यान में तो हमेशा हैं, हाँ, लेकिन सवाल है कि हमारा ध्यान कहाँ है? कहाँ है? तो अगर हमारा ध्यान किसी बाकी सब चीज़ों से हट के एक वैसी चीज़ पे आ जाए, जो कि हमारे माइंड को ग्रो करे, ओके, वो स्टेट जो है, वो ध्यान की अवस्था है, मेडिटेटिव स्टेट है। तो हमें ध्यान लगाना नहीं है, हमें ध्यान की अवस्था में रहना है, फुल्ली फ़ोकस्ड हैं आप। हुँ, उस स्टेट में आपको कुछ पता नहीं चलता है, वही तो अवस्था है। हुँ, तो आप बैठ के जो है साँस खींचते हुए कर लें, ओम का उच्चारण करते हुए कर लें, आप जो है आर्ट करते हुए कर लें, आप डिज़ाइन करते हुए कर लें, आप डांस करते हुए कर लें, आप बागवानी करते हुए कर लें, आप झाड़ू लगाते हुए कर लें, आप फाइटिंग करते हुए जो मार्शल आर्ट है वो करते हुए कर लें। बट दैट इज़ नेसेसरी। आप अपना रास्ता खुद चुनें, कोई दिक्कत नहीं है, पर अंत में वहीं जाना चाहिए। हुँ। थैंक यू सर, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है और सर ने बहुत फ़ील्ड में रिसर्च करी हैं, तो आज आपने हमारे इस पॉडकास्ट में सुन ही लिया होगा कि सर कितने ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को समझ रहे हैं और जो कि एक रिसर्चर की एक कहते हैं स्पेशलिटी होती है। और मैं अभी टोकना भी चाहूँगा कि हमने अभी जस्ट इसको स्क्रैच किया है। आप इसे चाहें तो हमें बहुत सारे इन डेप्थ हम पॉडकास्ट बना सकते हैं, जिसमें हम स्पेसिफिक बात करें। रिक्वेस्ट यू टू मेक सम सच पॉडकास्ट जिसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक बात करें।
सर ने हमें आगे का काम दे दिया है कि हमें आगे इन डेप्थ पॉडकास्ट बनाने हैं, तो जो कि हम ज़रूर कोशिश करेंगे बनाने की। सर को यहाँ तक लाने में हमें पूरे 1 साल का समय लगा है, तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट हम आपके पास लेके आ पाए हैं 1 साल के बाद। तो ये पॉडकास्ट के लिए हमने बहुत मेहनत करी है, तो कृपया इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर करें, और जिनको इस तरह की नॉलेज की ज़रूरत है, आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करें। और आने वाले टाइम में हम फिर से कोशिश करेंगे कि और अच्छे पॉडकास्ट आप तक पहुँचे और आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिले। तब तक के लिए टेक केयर।